ठीक जा रहे तुम? जय हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। कल की लेक्चर में जैसा आपने देखा था ऊतक टिश्यू यानी कि बंसोड, कल का जो लेक्चर हुआ है उस लेक्चर में हमने टिश्यू टॉपिक से संबंधित उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया था। तो उस टिश्यू टॉपिक को पूरा पढ़ लेने के पश्चात आज हम विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं, जैसे हमने यहाँ पर जो है रेलवे आरआरबी एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी हमने कल थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया है तो वो उसकी जितनी भी जानकारी है उस जानकारी के बेसिस पर आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्लाइडें हम आपको आज और दिखाई देते हैं। कल थोड़ी कुछ स्लाइडें जो है वो स्किप कर गई थी, तो कुछ स्लाइडें हैं उनको थोड़ा आज और देख लेते हैं। उसके बाद हम इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, ये कल का जिन बच्चों ने कल का जो लेक्चर हमारा नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 4, तो पहले वो उस लेक्चर को देख लें, उसके बाद आज के लेक्चर को अटेंड करें। कल हमने जो है ऊतक के बारे में अध्ययन किया था, टिश्यू के बारे में कल हमने जो है जाना था कि ऊतक क्या होता है, ये हमने जाना था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऊतक के प्रकार हमने जाने थे कि जंतु ऊतक क्या होते हैं, पादप ऊतक क्या होते हैं। जंतु ऊतक को क्लासिफाई किया था। जंतु ऊतक हमने जाने थे ये 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, एंड देन तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। फिर हमने प्लांट टिश्यू के बारे में बात किया था। प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं: मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु ऊतक के बारे में हमने बताया कि ये 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल ऊतक, एंड संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद तीसरा जो ऊतक है वो पेशी ऊतक है, एंड देन तंत्रिका ऊतक। चलिए अच्छा आगे बढ़े। तो ये कल जो है कल का जो लेक्चर हुआ है उस लेक्चर में हमने इन स्लाइडों को सभी स्लाइडों को भली भांति डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट अपने जो है पॉइंट पे पहुंचते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। प्लांट टिश्यू के बारे में भी डिस्कस किया था, जो एपिकल मेरिस्टेम, इरेक्टल मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है। सभी को कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। देखिए कल के लेक्चर में हमने बताया था कि जो पौधों में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जो जटिल ऊतक है, वो 2 टाइप के होते हैं। जटिल ऊतक किन्हें कहते हैं? वे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। पादपों में ये ऊतक 2 प्रकार के होते हैं: जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, सभी जानते हैं, और फ्लोएम जो है एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल तथा उसमें घुले हुए खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधों के थ्रू आउट द बॉडी जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए हुए कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन को थ्रू आउट द प्लांट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्पेशली उन भागों में जो नॉन क्लोरोफिलस हैं, यानी कि जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती। जैसे हमारी पौधों की जड़ें जो होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वो भूमि के अंदर रहती हैं, तो इसलिए जो है उनको बना बनाया प्रिपेयर्ड फूड चाहिए। तो ये बना बनाया जो फूड होता है फ्लोएम के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हम इस स्लाइड में ये जानेंगे कि जाइलम और फ्लोएम जो भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो वे कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जिन कोशिकाओं ने इनको बनाया है? देखें, देखो, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसको देखते हैं।
देखें, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक दो टाइप के हैं, एक है फ्लोएम और एक है जाइलम। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। समझ पा रहे होंगे बात को। अब देखो, जो फ्लोएम होता है, या चलो पहले जाइलम को डिस्कस करते हैं। जो जाइलम होता है, जाइलम चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 4 टाइप्स की सेल्स हैं इसमें। कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये बना होता है। द वन इज ट्रैकीड्स। पहला कौन सा है? ट्रैकीड्स। इसको कहते हैं वाहिका। हिंदी में क्या कहते हैं? वाहिका। और दूसरा है वेसल्स, यानी कि वाहिनिकाएं। और तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। चौथा है जाइलम फाइबर। तो हमारा जो जाइलम है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे। यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में दे रखा है, आई बात समझ में। तो हमारा जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना एक जटिल ऊतक है। ठीक, अब आ जाते हैं फ्लोएम। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसमें भी 4 टाइप्स की सेल्स हैं, देखते हैं। पहला है सीव ट्यूब, इनको कहते हैं चालनी नलिकाएं। दूसरा है कंपेनियन सेल्स, इनको कहते हैं सखी कोशिकाएं। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसको फ्लोएम मृदुतक कहते हैं हिंदी में। और चौथा है फ्लोएम फाइबर, यानी कि फ्लोएम रेशे। तो ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। समझ पा रहे होंगे बात को। तो ये हमारे जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स हैं, जो कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर ये बनते हैं, उन सभी के नाम दे रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं रेलवे, एसएससी वगैरह या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें यहाँ से क्वेश्चन टारगेट किए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे गए हैं। आगे अभी हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये सब, वहां पे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्लाइड ये ऐड की है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़े। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखें, जंतु और पादप ऊतक में अंतर हमने बता ही दिया था। एक ये स्लाइड आज हमने और ऐड की है, इस स्लाइड को भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण स्लाइड है ये। देखो, ऊतक एवं पेशीय तंत्र के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन टारगेट किए गए हैं। देखो ऊतक, देखो ऊतक के बारे में यहाँ पहले बताया गया है। तो कल हमने बताया था कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य एक समान हो, उसे ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पे ऊतक के बारे में दे रखा है। ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान या ऊतकी या शरीर कोश विज्ञान, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हमने बताया हिस्टोलॉजी, ये पूछा गया है कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, तो वो हिस्टोलॉजी है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचैट ने किया था, ये बात भी ध्यान रखें। हिस्टोलॉजी के जनक मार्सेलो मेलपीगी को कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऊतक का विकास सीलियंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा, जिसको जेलीफिश भी कहते हैं, में हुआ था। तो जो हमारे जो जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, तो उन जंतुओं का जो सबसे लोअर जो उनका फाइलम है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं जैसे हाइड्रा में इसका विकास, ऊतकों का विकास देखने को मिला है। उससे पहले के जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं, पोरीफेरा संघ के प्राणी हैं, तो उसमें ऊतक नहीं बनते हैं। यहाँ से ऊतकों का विकास प्रारंभ हो जाता है, मतलब यहाँ से कॉम्प्लेक्सिसिटी थोड़ी थोड़ी जीवधारियों में आने लगती है, विकसित होने लगती है। आगे देखें, ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतकों की बात की गई है। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। द वन इज पेशीय ऊतक, यानी कि मस्कुलर टिश्यू। सेकेंड इज तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। थर्ड इज संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ इज उपकला एडिपोस टिश्यू या उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, तो ये 4 प्रकार के ऊतक हैं। अब इन्हीं को हम थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनको हमने थोड़ा डिटेल में बताया है, लेकिन यहाँ से जो टारगेट क्वेश्चन किए गए डायरेक्ट, उनको यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हमने ऐड किया। देखें, पेशीय ऊतक, इस ऊतक से शरीर के सभी मांसपेशियां बनी होती हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो भी मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं,
तो वो मसल्स जो होती हैं हमारे शरीर की वो पेशीय ऊतक की बनी होती हैं, वो पेशीय ऊतक है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है। इसे संकुचनशील या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। पेशीय ऊतक के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में गतियां होती हैं। क्या होती है गतियां? हमारी थ्रू आउट मतलब पूरी की पूरी बॉडी मूव करे या कुछ बॉडी के ऑर्गन्स हमारे मूव करें, तो ये जो सब गतियां होती हैं वो सब गतियां पेशीय ऊतक के ही कंट्रोल में होती हैं। अब इसमें पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, हमने बताया था, ऐच्छिक, अनैच्छिक या रेखित या अरैखित, और तीसरा लास्ट वन इज हार्ट यानी कि हृदय पेशी वाला। तो जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनको हम अपनी इच्छा अनुसार जो है कंट्रोल करके किसी भी ऑर्गन की गति को इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। और जो अनैच्छिक पेशियां हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, वो आवश्यकता अनुसार ऑटोमेटिक शरीर में संचालित होती रहती हैं। और हृदय पेशी जो है वो भी अनैच्छिक पेशियों का ही एक टाइप का उदाहरण है, तो वो भी लगातार काम करती रहती हैं। देखो, इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो फाइबर जैसी होती हैं, इसीलिए इसकी कोशिकाएं पेशी तंतु मसल फाइबर कहलाते हैं। और इन कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा रहता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ये लिखा हुआ है। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मतलब मानव की जो ह्यूमन बॉडी है उसमें टोटल जो है पूरे शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं, इस बात को ध्यान रखें। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इस ऊतक का विकास मीजोडर्म से होता है। इससे होता है मीजोडर्म से। जब हमारा डेवलपमेंट होता है भ्रूण के स्टेज में, तो भ्रूण में 3 जर्म लेयर बनती हैं, जननिक स्तर। तो उसमें 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो बीच वाली लेयर होती है मीजोडर्म, उससे जो है पेशीय ऊतक का विकास होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के तीनों जननिक स्तर यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एक्टोडर्म से होती है। ये यहाँ पे क्या है, एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म, ठीक। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। हालांकि यहाँ का इस पे जो मेन जो इसका विकास होता है, इसका ज्यादातर जो टिश्यू होता है वो मीजोडर्म से बनता है, लेकिन कुछ टिश्यू जो है एक्टोडर्म से भी बनता है और कुछ टिश्यू जो है एंडोडर्म से भी बनता है। तो इसलिए यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट लिखा गया है। अगला देखें, नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। यहाँ पे ये लिखा है तंत्रिका ऊतक। तो ये तंत्रिका ऊतक है, नर्वस टिश्यू, उसको समझ लें। देखें, इस ऊतक से मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड तथा सभी तंत्रिकाएं नर्व्स बने होते हैं, जैसा कि हमने कल के लेक्चर में बताया। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। मस्तिष्क का एक बार पूर्ण रूप से विकास हो जाने के पश्चात उसमें जितनी भी कोशिकाएं, जितनी भी न्यूरॉन्स जो सेल्स होती हैं, ब्रेन सेल्स होती हैं, वो बन जाती हैं, उसके पश्चात वो नहीं बनती हैं। यही खेल, यही हिसाब जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुरज्जु का है। एक बार विकसित हो जाने के पश्चात उसमें नवीन कोशिकाएं ऐड नहीं होती हैं, ठीक। बल्कि उम्र के साथ ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये डिजनरेट होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे हम एजड होते हैं, वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। एपोप्टोसिस की क्रिया द्वारा वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं। तो इसीलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भूलने की अक्सर जो है, मतलब भूल जाते हैं चीजों को, जल्दी ध्यान नहीं रख पाते हैं। देखा भी होगा कि जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हमारे दादी बाबा वगैरह हैं, तो वो जल्दी चीजों को ध्यान नहीं रख पाते हैं, वो कंफ्यूजन में रहते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जल्दी जनरेट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। देखें, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। इस बात को हमने कल बताया था कि जो न्यूरॉन है, जो तंत्रिका कोशिका है, वो तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो ये इतना जो है नर्वस टिश्यू के बारे में है, ठीक। अगला देखें, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसमें हड्डी है, रक्त है, लसिका है। रक्त और लसिका हमने बताया था ये तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण है, ठीक है। अस्थि भी जो है संयोजी ऊतक का ही उदाहरण है। कंकालीय ऊतक के अंतर्गत इसको क्लासिफाई किया गया है। कंकालीय ऊतक के अंतर्गत अस्थि और उपास्थियां आती हैं। नोट देखो, नोट करके बात यहाँ पे मेंशन की गई है, रक्त तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। संवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करने वाला, चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला।
तथा यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसको ये थोड़ा बहुत रेगुलेट करता है। हालांकि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला जो थर्मोस्टेटिंग जो सेंटर है वो हमारे ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस में, तो उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बोन देखें, बोन सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। हड्डियां जो है वो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, और ब्लड और लस्का है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है यानी कि तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला देखते हैं उपकला एडिपोज ऊतक, एपिथेलियल ऊतक। देखें, इससे त्वचा बनी होती है। क्या बनी होती है? त्वचा। कल हमने बताया था कि इससे त्वचा बनी होती है। देखें, तो इससे क्या बनी होती है? त्वचा बनी होती है। हमारी ये जो त्वचा देख रहे हैं हाथ की, ठीक है, तो ये जो एपिथेलियम टिश्यू है, शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसी ऊतक की बनी होती है। कोई भी ऑर्गन हमने बताया था उस ऑर्गन की सबसे बाहर वाली दीवार होगी, अंदर वाली दीवार होगी। तो ये जो दीवार होगी दोनों तरफ की, किसकी बनी होगी? उपकला ऊतक की बनी होगी। यह वसा संग्रह तथा ऊतकों के बीच के स्थान को बढ़ता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती है। बुढ़ापे में देखा होगा जो मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी त्वचा में सिकुड़न आ जाती, झुर्रियां जिनको कहते हैं। तो झुर्रियां इसलिए आ जाती हैं क्योंकि उन सेल्स में जो वसा स्टोर होती है वो धीरे 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 उसकी मात्रा घटती चली जाती है। घटने की वजह से वो जो कोशिकाएं होती हैं वो थोड़ी सिकुड़ती चली जाती हैं। ठीक, वसा हमें चोट लगने से बचाती है। वसा हमें चोट लगने से बचाती है। वसा बहुत हल्का होने से ज्यादा स्थान गिरता है। महिलाओं में वसा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। पुरुषों में वसा कम होने से उनका शरीर गठीला होता है। यह प्राणी शरीर का सबसे सरल आवरण यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यू या सुरक्षात्मक ऊतक है। कई बार समझ में। तो ये उपकला या एडिपोज टिश्यू के बारे में। आगे देखते हैं पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र, पेशीय तंत्र के बारे में कुछ और क्वेश्चन पूछे गए, पुटअप किए गए, तो उनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का जो अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, उसको मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशी हमारे शरीर के कुल वजन का 50% भाग बनाती है। यानी कि हमारा टोटल जितना वेट है उसका आधा यानी कि 50% जो है मांसपेशी का है। प्राणियों में संयोजी ऊतकों का मुख्य घटक कोलेजन है। क्या है? कोलेजन नामक प्रोटीन है। कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो हमारे मतलब जो है कोशिकाओं के बीच बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें ईसीएम भरा रहता है। तो ईसीएम की मुख्य प्रोटीन है कोलेजन। समझ पा रहे होंगे। मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। ये बात यहाँ बताई थी। सबसे बड़ी मांसपेशी देखें, सबसे बड़ी मांसपेशी है नितंब पेशी, जिसको हिप्स मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिप्स मसल। इसको कहते हैं ग्लूटिनस मैक्सिमस। ग्लूटिमस मैक्सिमस इसको कहते हैं। समझ पा रहे होंगे बात को। ग्लूटियस मैक्सिमस इसको कहते हैं। नितंब पेशी कहते हैं, हिप्स मसल। सबसे चौड़ी मांसपेशी है पीठ की एक चौड़ी मांसपेशी। ये जो हमारी पीठ होती है तो पीठ में सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है, इसको कहते हैं लैटिसिमस डोर्सी। लैटिसिमस डोर्सी। सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियस, जांघ में पाई जाती है। जांघ की हड्डी भी हमारी सबसे लंबी होती है, फीमर जिसको कहते हैं। उसी में तुम्हारे जो उसके चारों तरफ लिपटी रहती है मांसपेशी, तो उसको कहते हैं सार्टोरियस। क्या कहते हैं? सार्टोरियस, जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी मांसपेशी हमारे स्टेपिडस, स्टेपिडस कान में पाई जाती है। कान में ही सबसे छोटी हड्डी भी होती है, स्टेपीज। ठीक है। सबसे मजबूत मांसपेशी हमारा जबड़ा है। ये जो हमारा जबड़ा होता है, ये जबड़ा, तो ये जो जबड़ा होता है ये सबसे मजबूत मांसपेशी है। जबड़ा हालांकि हड्डियों को बना, लेकिन हड्डियों के ऊपर भी क्या है? मांसपेशी चढ़ी हुई है। तब हम अपने जबड़े को खोल पाते हैं, इधर उधर कर पाते हैं, भोजन को चबा पाते हैं, क्योंकि हड्डियों को मूव करने के लिए मांसपेशियों से अटैच होना जरूरी है। सर्वाधिक मांसपेशियां हमारी पीठ 180 में पाई जाती हैं। यानी कि सर्वाधिक मांसपेशियां हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे पीठ में पाई जाती हैं। टोटल कितनी पाई जाती हैं? 180। तो ये जो सब बातें यहाँ पे लिखी हैं ये मेमोरी बेस्ड हैं।
समझ रहे हैं, याद रखने योग्य बातें हैं, इनको जो है याद रखना होगा, याद करना होगा। याद कैसे होंगी, तो इनको हम 2-3 बार देखें, 2-3 बार लिख के देखें, मुंह से निकालें, तो हमारी ये मेमोरी में जाके सेव हो जाएंगी, और जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम इनको इजीली जो है पहचान लेंगे, और क्वेश्चन है उनको एलिमिनेट कर देंगे, करेक्ट आंसर को अपने सेलेक्ट कर लेंगे। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़े। चले, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ से जो स्लाइड स्टार्ट हो रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हो रही है, तो यहाँ से हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, देखेंगे। पहले हम जंतु ऊतकों के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो प्लांट टिश्यू से पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखें, कह रहे हैं जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा ऊतक वक्र नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। तो देखो, वक्र नलिकाओं की जो भित्तियां होती हैं, यानी उनकी दीवारों की बात कर रहे हैं, तो दीवारों को कौन सा ऊतक बनाता है, उपकला ऊतक बनाता है। तो इसमें उपकला ऊतक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका डी इज द राइट आंसर। और ये बात बाकी सब एलिमिनेट हो गए, समझ पा रहे हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है। ये थोड़ा क्वेश्चन सेल बायोलॉजी का है, जो हमारा इस दूसरा लेक्चर जो गया था उसका ये क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, लेकिन तब भी इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं। देखें, क्योंकि वे सेल के पावर हाउस हैं, ये बात तो सही है कि वो सेल के पावर हाउस है, लेकिन इसकी वजह से विचित्र रंग है, ये बात तो नहीं सही। क्योंकि वे सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती हैं, गलत। क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, गलत, ये भी नहीं हो सकता है। क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, यस, ये चौथा वाला इसका राइट आंसर है। तो देखो, हमारी कोशिकाओं में दो प्रकार के कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें अपना इटसेल्फ स्वयं का डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है हरित लवक। हालांकि जंतुओं में केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही पाया जाता है, हरित लवक तो हम लोगों में है नहीं। हरित लवक पेड़ पौधों को नेचर ने दे रखा है, तो उन लोगों में, पेड़ पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक हो गए प्लांट सेल में। एनिमल सेल में केवल माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए और खुद का जो है राइबोसोम, जिस कारण ये अपनी खुद की प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं और अपना नंबर स्वयं बना सकते हैं। तो इसीलिए इनको जो है विचित्र अंगक माना गया है। इनको अर्ध रूप से स्वशासित कोशिकांग भी कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला इसका राइट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो मानव शरीर के संचालन के लिए कौन से दो ऊतक उत्तरदायी हैं। देखें, ऑप्शन देखते हैं इसके जो है, तंत्रिका और संयोजी ऊतकों का संयोजन, नहीं, ये तो गलत है। तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन, तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन। अच्छा, तंत्रिका और उपकला ऊतकों का संयोजन, नहीं, ये वाला नहीं हो सकता है। पेशीय और संयोजी ऊतकों का संयोजन, नहीं, ये वाला भी नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा है, बी वाला, बी इज राइट वन। तो पेशीय ऊतकों के द्वारा हमारी हड्डियों को रेगुलेट किया जाता है। भाई, हमारी इस उंगली है, ये इस उंगली में हड्डी है, इस उंगली को हमें मूव करना है तो हड्डी मूव करेगी। हड्डी को मूव कंट्रोल कौन करेगा, पेशी, और पेशी को मैसेज कौन देगा, हमारा ब्रेन। और ब्रेन किसका पार्ट है, तंत्रिका ऊतक का। तो तंत्रिका ऊतक से मैसेज मिला पेशी को, पेशी ने जो है उस हड्डी को मूव कराया। तो कौन से दो पार्ट हो गए, एक तो तंत्रिका हो गया और दूसरा पेशी ऊतकों का संयोजन हो गया। तो राइट वन इज बी। ठीक, अगला देखें, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है, पढ़ते हैं। देखो, यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, ये अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। कोई टिश्यू है टाइप, उसकी विशेषताएं यहाँ दे रखी हैं, कह रहे पहचानो ये कौन सा ऊतक है। अच्छा, ये आंतरिक अंगों को सहारा देता है। ठीक, सी है, यह ऊतकों की मरम्मत में भी सहायक होता है, यानी कि रिपेयरिंग में मदद करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिए। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, उपकला ऊतक। कौन सा है, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक के बारे में हमने बताया है कि अंगों के अवकाश को भर देता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है, ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। तो कौन सा उपकला ऊतक है। अब बात बाकी एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं,
अगर बाई चांस नहीं मालूम है। पेशीय ऊतक हमारा हो नहीं सकता है, वसा ऊतक हो नहीं सकता है, वसा ऊतक वसा को स्टोर करता है बस, और तापरोधी होता है बस, ज्यादा ज्यादा इसका काम होता नहीं है। अवकाशी ऊतक है नहीं क्योंकि अवकाशों में पाया जाता है। और उपकला ऊतक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 119 का बी। चलिए स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें अगला देखें, अगला देखें। कह रहे हैं कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है, या किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। तो जानते ही हड्डी के बारे में हमने बताया, हड्डी किसका उदाहरण है, हड्डी है, उपास्थि है, रुधिर है, लसिका है, ये सब हमारे संयोजी ऊतक के उदाहरण है। हड्डी और उपास्थि ठोस में आ जाते हैं, सॉलिड में, और रुधिर और लसिका हमारे तरल में आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक हो जाएगा। बाद बाकी इसका जो डिस्क्रिप्शन, उसका जो डिटेल्ड व्यू है वो हमने यहाँ पे अटैच कर रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। तो देखो कह रहे हैं त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमने क्या बताया था, वसा ऊतक। फैटी जो टिश्यू जिसको एडिपोस टिश्यू कहते हैं हमने बताया था, त्वचा के नीचे कोशिकाओं की लेयर होती है, तो उसमें एडिपोस टिश्यू रहता है, उस एडिपोस टिश्यू में वसा भरी रहती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वसा ऊतक हो जाएगा। बाद बाकी इसका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो इसमें अटैच है, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखें 122 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो इनमें से वो ऊतक बताना है जो ऊतक की मरम्मत में क्या करता है, मदद करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारे सामने उपास्थि है, कंडरा है और स्नायु है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, एरियोलर। कौन सा है, एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक के बारे में ध्यान रखें, हमने कहा था कि ये जो है मांसपेशी को जो है हमारी त्वचा से जोड़ता है, या दो मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है, और ये जो है ऊतकों की मरम्मत में भी मदद करता है। तो एरियोलर टिश्यू के बारे में हमने जो है कल के लेक्चर में डिस्कस किया है, तो उसमें देख सकते हैं एरियोलर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज उपास्थि हो नहीं सकता है, कंडरा और स्नायु भी नहीं हो सकता है। कंडरा समझ पा रहे हो, कंडरा क्या होता है, टेंडन। टेंडन क्या करता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को कंडरा या टेंडन कहते हैं। और स्नायु, स्नायु का मतलब लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करते हैं, दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को स्नायु कहते हैं। उपास्थि, उपास्थि जो है वो हड्डी का ही प्रारंभिक रूप है, मतलब जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, तो पहले उपास्थि आया, उसके बाद उपास्थियों में और कैल्शियम का जमाव हुआ, और भी उसमें चीजें एडवांस हुई, तो उपास्थि किसमें चेंज हुई, हड्डियों में चेंज हुई। ठीक, चले अच्छा अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। तो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक को हम क्या कहते हैं, वसा ऊतक, इंग्लिश में एडिपोस टिश्यू कहते हैं। तो इसका राइट वन इज डी, पढ़ लें। अच्छा, ऊतक क्या होता है, ऊतक की यहाँ पे डेफिनेशन जो हमने बताई थी उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। देखें, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं, बिल्कुल गलत। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं, मूल रूप से भिन्न होती हैं, नहीं ये भी गलत है, मूल रूप से भिन्न नहीं होती। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती, गलत। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में कार्य करने में समान होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़े। बाद बाकी हमने बोल रखा है कि स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को इस लेक्चर का पीपीटी या पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, इस पे जो है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बच्चे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो यहीं पर हम इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ जो है शेयर कर देंगे, तो वहां आप इसको जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। ठीक ऐसी ही आपके सामने जो है पीडीएफ पढ़ने को मिलेगी, वहां पे आप इसको डिस्कस कर सकते हैं।
देखें, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करती हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? समझ पा रहे होंगे क्या पूछा जा रहा है हमसे? परिभाषा दी गई है यहाँ पे क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है ऊतक की, और ऊतक के बारे में पूछ रहे हैं कि उन कोशिकाओं समूह को जिनकी उत्पत्ति संरचना समान हो, एक विशेष कार्य करती हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बात खत्म। समझ पा रहे होंगे? ठीक है, बाद बाकी डिस्क्रिप्शन अटैच है, उसको पढ़ सकते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा परिवर्तन की दृष्टि में समान होती हैं, ऊतक कहलाता है। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डिस्क्रिप्शन है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण, तो रक्त और हड्डी किसके उदाहरण है? संयोजी ऊतक के उदाहरण है। और इसका ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे? ठीक, अगला देखते हैं। अगला देखो, यहाँ पे कई सारे जो है क्वेश्चन अटैच है। पहले देखते हैं यहाँ से। देखो, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। जो संयोजी ऊतक का उदाहरण है, तो आप संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा तो पहचान सकते हैं। संयोजी ऊतक क्या है? हड्डी। हड्डी हमारे क्या है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? संयोजी ऊतक हमने बता दिया है, हड्डी है, उपास्थि है, रक्त है, लसिका है। तो इसमें से पहचान लो कौन सी? हड्डी है। एक संयोजी ऊतक है, बार बार वही क्वेश्चन कर रहे हैं। रक्त जो है घुमा फिरा के, रक्त प्रकार के संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो संयोजी ऊतक रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो राइट वन इज सी, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के हमसे पूछे गए हैं। समझ पा रहे हैं? देखें, मुंह की परत से बनी होती है, मुंह की परत से बनी होती है। तो इसमें देखो क्या ऑप्शन है? घनाकार उपकला, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला, पपड़ीदार उपकला, स्तंभाकार उपकला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पपड़ीदार उपकला, यानी कि स्क्वेरस एपिथेलियम। इस बात को ध्यान रखें, जो हमारी मुंह की परत होती है वो पपड़ीदार उपकला, स्क्वेरस एपिथेलियम से ही बनी होती है। ठीक, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा अंग जो हमारे शरीर का है वो है त्वचा। हमने बताया था कि त्वचा को एक ऑर्गन माना गया है, और ये त्वचा जो है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। सबसे बड़ा ऑर्गन है ये। सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो है अटैच कर रखा है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। त्वचा के जस्ट नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? ये वसा वाला ऊतक बनता है, एडिपोस टिश्यू बनता है। त्वचा के जस्ट नीचे की जब बात आए तो वसा ऊतक को ही टिक करें। चलिए, अच्छा स्क्रीनशॉट लें, उसके आगे बढ़ते हैं। देखें, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को, आंतरिक अस्तर को बनाता है, यानी कि हमारा जो ऊतक है वो हमारे मुख की बक्कल कैविटी को, आंतरिक जो लेयर होती है, ठीक है, उसको कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर है सरल स्क्वेरस एपिथेलियम। ये इसका क्या है? ये इसका राइट आंसर है, सरल स्क्वेरस एपिथेलियम। ये एक ट्रिक पकड़ लें, स्क्वेरस, स्क्वेरस का मतलब होता है चिपचिपा टाइप का। ठीक है, तो हमारी जो बक्कल कैविटी की जो दीवार होती है वो कैसी होती है? चिपचिपी टाइप की होती है, मतलब मुलायम होती है। तो वहां से इसको ध्यान रख सकते हैं। बाद बाकी इसका डिस्क्रिप्शन इसके साथ अटैच है, रीड कर सकते हैं। अगला है, ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में संनिहित होती। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में संनिहित होती। ये विशेषता है हमारे जो है संयोजी ऊतक की। किसकी विशेषता है? संयोजी ऊतक की। देखो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जटिल प्राणियों में शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। आलंबन का मतलब सहारा, सपोर्ट देना और एक दूसरे को जोड़ना। संयोजी ऊतक के ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक, जिसमें उपास्थि,
अस्थि, जैसे उदाहरण है उपास्थि, अस्थि, बस ये ऊतक रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। कोलेजन प्रोटीन जो हमारे मांस में, हमारा जो बायोमास होता है, मांस जो होता है वो ज्यादातर उस मांस में ये प्रोटीन पाई जाती है। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता, लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसैकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर अधात्री मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। समझ पा रहे होंगे बात को, ठीक। तो ये हो गया इसका। आगे देखते हैं पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी, ठीक। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है। एपिडर्मिस कहलाता है, अदर आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, ठीक। उसके नीचे हाइपोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, ये सब लेने लगी रहती हैं। समझ पा रहे होंगे, ठीक। सबसे बाहर वाली कौन सी है, एपिडर्मिस है। देखें, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है। तो वही है एपिडर्मिस है, सबसे बाहरी हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसमें कौन संयोजी ऊतक नहीं है, तंत्रिका कोश का अस्थि है, रक्त है, उपास्थि है, ये सब इसके उदाहरण है। चलिए आगे बढ़े। अगला है, अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्लांट टिश्यू से बने, तो इनको डिस्कस करते हैं जल्दी से। देखो, निम्नांकित चित्र, एक चित्र हमको दे रखा है, चित्र कह रखा है ए और बी। ये ए चित्र है और ये बी चित्र है। दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले स्क्लेरल कायमा को दर्शाते हैं, यानी कि ये जो है ये भी स्क्लेरल कायमा है, जड़ोतक ऊतक है, और ये भी जो है जड़ोतक ऊतक है। फिर कह रहे हैं फिर भी उनकी संरचना अलग क्यों है, मतलब ये भी स्केलेटन कायमा है और ये भी स्केलेटन कायमा है, तो ये हमको अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, संरचनात्मक दृष्टि से अलग अलग क्यों दिख रहे हैं। तो इसका हमें कारण बताना है। तो देखो, इसका कारण ये है सेक्शन। जब हम स्केलेटन कायमा टिश्यू को लेकर अलग अलग सेक्शन से काट के देखते हैं तो दो तरीके के ओवरव्यू देखने को मिलते हैं। जैसे एक बात को समझें, जैसे ये हमारे पास समझ लें ये टिश्यू है, टिश्यू हमने थोड़ा निकाला और उसका अगर हमने जो है ऐसी लंबवत काट काटी, अनुप्रस्थ काट, ऐसी अगर हम काटते हैं ब्लेड से लेके तो इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट, ट्रांसवर्स सेक्शन। समझ पा रहे हैं, अनुप्रस्थ काट। और जब उसको हम ऐसे काटें, खड़ा खड़ा ऐसे करके काट दें, ऐसे करके, तो उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य काट। तो अनुदैर्घ्य काट में हमको ऐसा दिखेगा। तो जब हम स्केलेटन कायमा टिश्यू की अनुप्रस्थ काट काटते हैं ऐसे करके तो हमें ऐसा देखने को मिलता है, और जब हम खड़ी काट काटते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तो वो हमको ऐसे दिखता है। तो वो इसमें काट के आधार पर क्वेश्चन बना है। तो इसका देख लो, ये अनुप्रस्थ काट है, ये अनुदैर्घ्य काट है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ए अनुप्रस्थ काट है और बी अनुदैर्घ्य काट है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। समझ पा रहे होंगे इस बात को, ठीक। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। पुराने जाइलम, ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो जो पुराने जाइलम होते हैं, ये बात ध्यान रखें, इसमें रेजिन और गोंद को स्टोर किया जाता है। किसको स्टोर किया जाता है, रेजिन और गोंद को। इसका डिस्क्रिप्शन आगे वाले जो है स्लाइड्स में हमने अटैच किया, उसमें देख सकते हैं। तो रेजिन है, गोंद वगैरह है, जो पेड़ बड़े बड़े मतलब होते हैं, वुडी जो प्लांट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जिनसे लकड़ी बनाई जाती है, तो उसमें ज्यादातर जाइलम होता है। तो जाइलम में तरह तरह के पदार्थ स्टोर रहते हैं, जैसे गोंद है, रेजिन है, टेनिन है, या कुछ अन्य भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो उनको इसमें स्टोर करके रखा जाता है। वो पदार्थ स्टोर किए जाते हैं जो पौधों के लिए अनावश्यक हैं, जो किसी काम के नहीं है, तो उनको स्टोर कर दिया जाता है। बाद बाकी जो काम के उनको नहीं करेंगे, जैसे अमोनिया काम की, यूरिया काम के हो सकते हैं, अमीनो काम, इनको नहीं करेंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे, इनको स्टोर कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट पदार्थ है, गलत।
भाई प्रकाश संश्लेषण में तो पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, पेड़ पौधे लेते हैं, O2 उत्पन्न होती है, तो O2 को ये बाहर निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन तो गलत है। पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाला जाता है, नहीं, ये तो बाष्पोत्सर्जन होता है स्टोमेटा के थ्रू, पेड़ पौधे आवश्यकता से अधिक ग्रहण किए गए जल को बाहर निकाल देते हैं। कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल यानी कि रेजन के रूप में संचित होते हैं, ये अच्छा, ये बात तो सही है, ये बात सही है। ये क्या कह रहे हैं, पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों को सर्जन नहीं करते हैं, नहीं, ये गलत है। पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का सर्जन करते हैं। कुछ एल्केलॉइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एल्केलॉइड टाइप्स के जो नेचर के जो पदार्थ होते हैं, उनको पौधे करते हैं, अपनी जड़ों में पहुंचा देते हैं, और जड़ों के द्वारा वो मिट्टी में सिक्रीट आउट कर दिए जाते हैं, तो उसके द्वारा क्या हो जाता है, मिट्टी में सिक्रीशन हो जाता है। तो ये वाला हमारा गलत हो गया। राइट आंसर कौन सा है, डी वाला, क्योंकि इसमें सही पूछा गया है। ठीक, ये तीनों गलत है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है, किन भागों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि जो भोजन उसने बनाया है पत्तियों में, देखो केवल बीज और बीजोत्तकों में, अच्छा, केवल जड़ों और बीजों तक, अच्छा, जड़ों को तो चाहिए, बीजों को भी चाहिए, बीजों में स्टोर करना है, बीजों में भोजन को स्टोर करना है, बीज में भी चाहिए, ऊपर वाले बीजोत्तकों में भी चाहिए, केवल जड़ों फलों तक, फलों में भी चाहिए, फलों में पैरेन्काइमा बनेगा, आपने कल बताया था पैरेन्काइमा टिश्यू बनता है, तो उसमें भोजन स्टोर किया जाता है, इसीलिए जो फल वेजिटेबल्स हम खाते हैं उनका जो गूदा होता है वो सब क्या खाते हैं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के अंदर भोजन स्टोर है। वो भोजन कैसे बनाया पेड़ पौधों ने, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो इसलिए फलों तक जाएगा। फिर कह रहे जड़ों, बीजों, फलों और बीजोत्तकों तक, तो ये सभी हैं, जड़ों में भी जाएगा, बीजों में, फलों में, बीजोत्तकों में, सब में जाएगा, तो इसलिए राइट वन इसका डी। अगला देखें, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। ये क्वेश्चन एक बढ़िया ऑप्शन है, क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इन्होंने मिसमैच कर दिया है। देखो, एक में जैसे हम क्या करें, जैसे इस वाले डायग्राम में देखें, ये पत्तियां बनी हुई, इन पत्तियों से एरो के चिन्ह ये दिखाए गए हैं, ये एरो के चिन्ह देख पा रहे हैं, ठीक है, ये एरो के चिन्ह ऐसे बने हुए हैं, तो इन एरो के चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया है पत्तियों के द्वारा जो ट्रांसलेशन हो रहा है, बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया हो रही है उसको दर्शाया गया है, समझ पा रहे हैं। और कह रहे हैं कि फ्लोएम में भोजन की गति दर्शा रहा है। अच्छा, एक ये बाद बाकी जो आप ये तीन डायग्राम देख पा रहे हैं एबीसी, ये तीनों एक जैसे हैं, तो इनमें ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो देखो हम यहाँ पे बनाए देते हैं। देखो एक क्या है, एक तो ऐसा होगा, इसमें एक ऐसा होगा जैसे यहाँ पे ऐसा देख पा रहे हैं, हम पहले बना देते उसके बाद जो है इसको समझा देते हैं, ठीक। और एक इसमें ऐसा होगा, ठीक, तो ऐसा करके रफली हमने बना दिया, ठीक। और एक को हम ऐसे ही छोड़े दे रहे हैं, शायद ऐसे ऑप्शन रहे होंगे, समझ पा रहे हैं, ऐसे ऑप्शन रहे होंगे, ये मिसप्रिंट है। तो देखो इसमें कह रहे हैं कि फ्लोएम में भोजन की गति को कौन सा चित्र दर्शा रहा है, ये वाला हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांसपरेशन हो रहा है, ये तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, ए वाला में तो कुछ नहीं दिखाया गया, तो उसको अभी छोड़ ही दें। बी वाले में देखें, बी वाले में एरो के चिन्ह ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ एरो के चिन्ह आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बन रहा है वो भोजन फ्लोएम के थ्रू नीचे की तरफ आ रहा है, जड़ों की तरफ आ रहा है, या नीचे की तरफ जितने भी ये जैसे तना, जैसे मान के चलो ये तना अप्रकाश संश्लेषी हुआ, इसमें क्लोरोफिल नहीं हुआ, तो इसको भी भोजन चाहिए, तो ये एरो इस दर्शा रहे हैं कि जो फ्लोएम के थ्रू भोजन जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो राइट आंसर तो वैसे हमारा यही होगा, ठीक। अच्छा, सी वाले में देखते हैं, सी वाले में एरो के चिन्ह नीचे से ऊपर की तरफ दर्शाए गए, इसका मतलब ये है कि जड़ों के द्वारा जो ये जो पानी भरा है, जल है, इसमें खनिज तत्व है, इनको जाइलम द्वारा अवशोषित किया जा रहा है और फिर उसको जो है ऊपर जो है पत्तियों तक पहुंचाया जा रहा है, तो सी वाला भी गलत है, तो ए वाला भी नहीं हो सकता, सी वाला भी नहीं हो सकता, राइट वन इज बी, तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसमें हमने जो है करेक्शन किया है, देखें। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं।
अगला देखें, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं? संवहनी ऊतक में देखो वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं इंग्लिश में, इसमें दो पार्ट आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो कौन सा, देखो कोलिन काइमा नहीं, कोलिन कामा ही नहीं है, वाहिका है, संवाहिका है, पैरेनकाइमा है। वाहिका है, वाहिका ट्रैकीड, संवाहिका वेसल्स, और पैरेनकाइमा हमने बता ही दिया है, जैसे जाइलम पैरेनकाइमा। कोलिनकाइमा नहीं होगा इसका, ठीक है, कोलिनकाइमा नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही वाला होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं होती है तो ये वाला है, ठीक। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है, ये ध्यान रखें, असत्य बताना जो गलत है। तीन सही होंगे, इसमें एक गलत। देखें, फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है, बात तो सही है, जो है एटीपी खर्च होती है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगती है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, ये भी बात सही है। फ्लोएम के परिवहन में जीटीपी तथा सीटीपी का उपयोग होता नहीं, ये बात गलत है। जब एटीपी आम लगा रहे हैं तो फिर जीटीपी और सीटीपी की क्या जरूरत है? सुक्रोज के कारण पराशरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, ये भी बात सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन भी सही है। पूछा गलत है तो गलत कौन सा है? सी, तो इसका ऑप्शन सी है राइट वन। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो देखो विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं अपशिष्ट उत्पादों को, जो अनावश्यक है, जो यूजलेस है, जो उनके लिए किसी काम के नहीं। कह रहे हैं रसदानियों में, छाल में, लाइसोसोम में, अच्छा, पत्तियों, लाइसोसोम, आवाणी लवक में नहीं, ये नहीं हो सकता है। लाइसोसोम फलों और आवाणी लवक में नहीं, पत्तियों, रसदानियों और पुराने जाइलम में। डी इज राइट वन। तो पौधे जो अपने अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो या तो पत्तियों में करेंगे, पत्तियों में कर देंगे तो जिस समय पत्तियों में पतझड़ होती है, विलगन, तो उस समय वो पत्तियां पुरानी गिरती हैं, तो पेड़ पौधे विलगन करने से पहले ही इनमें स्टोर कर देते हैं ताकि वो पत्तियां गिरें तो हमारे उत्सर्जी पदार्थ भी अलग हो जाएं बॉडी से, प्लांट बॉडी से। तो पत्तियों में कर देते हैं, रसदानियों में करते हैं, वैक्यूल्स में भी कर सकते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक। पादपों की कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रसदानियां जो हमने बताई थी पाई जाती हैं, और जंतुओं में छोटी छोटी पाई जाती हैं। पुराने जाइलम में, इसका एक हम पीवाईक्यू सॉल्व करा चुके हैं, पुराने जाइलम में हमने देखा था रेनिन, वो सॉरी टेनिन और रेजिन वगैरह जो स्टोर करते हैं, गोंद वगैरह, तो पुराने जाइलम में भी कर लेते हैं, ठीक। चले अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो परिवहन करता है, भाई सीधी सी बात है, जो है पढ़ा दिया, किसको? भोजन को परिवहन करता है। भोजन यहाँ ऑप्शन नहीं, पोषकों के रूप में दे रखा है, तो यहाँ डी पोषकों हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिससे स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है, जैसे वो स्थलीय वातावरण में रह लें, तो जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो स्थल में पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स, तो उन पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जो भोजन को, जल को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसीलिए उनको संवहन ऊतक कहते हैं। स्थानांतरण को, ट्रांसपोर्ट को सिर्फ हिंदी में संवहन कहते हैं, और ऊतक है तो संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम दो है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ज्यादातर जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, स्थलीय पौधे, उनमें पाए जाते हैं, तो सी इज राइट वन। सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। कह रहे हैं कि प्राणियों की तुलना में पौधों में ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, इसका आंसर बताइए। कह रहे हैं ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, अच्छा, गतिशीलता की अनुपस्थिति, अच्छा, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं, ये बात तो खैर सही है, और श्वसन के दौरान पादप ओटो मुक्त करते हैं, नहीं, कम आवश्यकता होती है। तो कम आवश्यकता के लिए देखो, पहली तो एक तो ये गतिशीलता की अनुपस्थिति, पौधे अगतिशील होते हैं, पौधे गति नहीं करते हैं। दूसरा, ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, हमने बताया था। जंतुओं में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन एनिमल बॉडी कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं, लेकिन प्लांट्स में बहुत सी कोशिकाएं मृत होती हैं, बहुत से ऊतक मृत होते हैं, जैसे जाइलम में ज्यादातर क्या है? मृत है। फ्लोएम की जो है कोशिकाएं होती हैं, कुछ मृत होती हैं, समझ पा रहे होंगे बात को। तो इनमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है, स्क्लेरल मृत कोशिकाएं होती हैं, तो ए और बी दोनों होगा, सी और डी नहीं हो सकते हैं कि स्वयं संश्लेषण करते हैं, तो ए और बी इसका राइट आंसर, बी वाला इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? फ्लोएम की सभी कोशिकाओं में छिद्रित दीवारें होती हैं। अच्छा, फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं। गलत, जीवित होती हैं। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं। कैसी होती हैं? जीवित होती हैं, ठीक है, वो जीवित होती हैं। ठीक, फ्लोएम का प्रवाहन एक दिशीय होता है। अच्छा, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अनुभागों तक ले जाता है। ये बात भी सही है। कौन से कथन सही है? फ्लोएम का परिवहन एक दिशीय होता है। एक दिशीय तो नहीं हो सकता है भाई, यहाँ से जैसे बन रहा है, पत्तियां यहाँ लगी हैं तो यहाँ भी जा रहा है, अन्य शाखाओं में भी तो जा सकता है, इधर उधर होते एक दिशीय कहाँ है? बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। पौधों की सभी कोशिकाओं में छिद्रित दीवारें होती हैं, ये बात गलत है। सभी कोशिकाओं में तो नहीं होता है, जो सखी कोशिकाएं होती हैं उनमें नहीं होती हैं, ठीक है, छिद्रित दीवारें नहीं होती हैं। इसके जो है फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं, तो गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका डी वाला कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ? डी इसका राइट आंसर है। देखें, निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? ये वही बात आ गई, जाइलम में कौन होता है? रॉल, रेजिन, कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं, साइट्रिक अम्ल होता नहीं, मॉर्फिन होता नहीं है, ठीक है, मॉर्फिन होता नहीं है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ये हो गया। पादपों में रेजिन और गूंद विशेषकर में संचित होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में। तो बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन लगा है। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में संचित होते हैं। जाइलम संवहनी पौधों में ऊतक का एक प्रकार है जो जल और पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। चले, अच्छा आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे ये एक ऑप्शन दे रखा है, निम्नांकित आरेख। आरेख हमारे सामने ये दे रखा है। नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन निरूपित करते हैं, लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से फ्लोएम को मतलब निरूपित करते हैं। अब यहाँ पे नीले और लाल की बात की गई, लेकिन है यहाँ पे सब काले ही काले। तो देखें, नीला तीर होगा वो जाइलम को दर्शा रहा है, नीला तीर जाइलम वाहिकाओं को प्रदर्शित कर रहा है, और काला वाला किसको प्रदर्शित कर रहा है? फ्लोएम को। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन का जो मोड है वो दर्शाया गया है। अब इसको ऐसे समझने, जैसे यहाँ पर एक तीर ऐसा बना दें हम और एक तीर हम ऐसा बना दें, इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो इसमें से जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो कौन सा होगा? जाइलम, और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो कौन सा होगा? फ्लोएम होगा। तो इसमें से समझ लें आप कौन सा डायरेक्शन होगा इसमें सही। ये हमारा हो नहीं सकता है डी, ये, हाँ ये हो सकता है, ये वाला जो है ये भी नहीं हो सकता है, ये वाला ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, ये भी हो सकता है। तो इसमें कुल मिला के वो मिसमैच है, वो समझ ले, वो हमने क्वेश्चन को बता दिया है कि ऊपर की तरफ जो एरो चिन्ह जाएगा वो जाइलम को, और ऊपर से जो नीचे आएगा वो फ्लोएम को दर्शाएगा। आई बात समझ में? निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो फ्लोएम चलनी पट्टिकाएं में पाई जाती हैं। चलनी पट्टिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये फ्लोएम। तो इसका बच्चों राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा संश्लेषण उत्पादों में, हाँ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी, यानी कि फ्लोएम। चलिए अच्छा आगे देखते हैं अगला क्या है इसका, जो अगले कौन से क्वेश्चंस हैं। इससे पहले 170 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चालनी पट्टिकाएं यानी कि सी प्लेट्स में पाई जाती हैं। तो सी प्लेट्स किस में पाई जाती हैं? सी प्लेट पाई जाती है फ्लोएम नली कोशिकाओं में, सहचर कोशिकाओं में पाई नहीं जाती हैं, सहचर कोशिकाओं में पाई नहीं जाती हैं, और तंतु कोशिकाओं में भी नहीं, फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 170 का ए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 175 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि नारियल के छिलके, नारियल के छिलके, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो नारियल के छिलके में हमने बताया था स्क्लेरन कायमा पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? स्क्लेरन कायमा। अगला कह रहा है जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं?
फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जाइलम में हमने बताया था जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिकाएं और जाइलम रेशे, ये तीन कंपोनेंट, तीन टाइप की सेल्स ऐसी हैं जो मृत हैं, केवल एक कंपोनेंट जीवित है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसमें मृत पूछ रहे हैं, तो मृत में तुम्हारा कौन सा आ जाएगा, वाहिनिका और वाहिका आ जाएगा। ठीक, कह रहे हैं 177 पौधों में विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक जैसी प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिसमें भी विभाजित होने की क्षमता को खो देती हैं, लॉस कर देती हैं, दोबारा विभाजित नहीं होती हैं, तथा स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं विभेदन। क्या कहते हैं, विभेदन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, विभेदन। समझ पा रहे होंगे, स्क्रीन को थोड़ा लॉक कर दें हम। अब सही है। देखें तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, विभेदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, अगला ऑप्शन हमारा जो बनाया गया है ये मृदूतक ऊतक को लेके, किसको है, मृदूतक ऊतक, यानी कि जो पैरेन्काइमा है। देखें मृदूतक यानी कि पैरेन्काइमा किसी पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक और वायुतक एरेन्काइमा क्यों कहा जाता है। पिछला जो लेक्चर है उसमें हमने जो है एरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा में डिस्कस किया है, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन से वो चार ऑप्शन है जिसमें ये बात इन दोनों के बारे में सही लिखी। देखते हैं, हरित ऊतक, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। वायुतक एरेन्काइमा, इनमें वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं, तो ए ही इस ऑप्शन का राइट आंसर है। बाद बाकी तीन आप पढ़ लें, ये गलत है। ठीक है, टाइम को देखते हुए थोड़ा इसको हम स्किप कर सकते हैं, आप पढ़ लें, ये इसका जो है राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो 183, इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जो है जाइलम का घटक नहीं है वो बताना है। तो सहचर कोश का जाइलम का घटक नहीं है, फ्लोएम का घटक है। बात समझ पा रहे होंगे। ठीक, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं, तो जाइलम में पैरेन्काइमा सेल्स हमने बताया जहां भी पाई जाती है, पैरेन्काइमा सेल्स जहां भी पाई जाती है भोजन को स्टोर करती हैं। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम, रॉल, रेजिन और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद, पहली बात तो जो अपशिष्ट उत्पाद है वो O2 हो सकता है, O2 बनती है प्रकाश संश्लेषण में, तो उसको बाहर निकाल देते हैं पेड़ पौधे। स्टार्च जो बनता है वो अपशिष्ट नहीं है, वो इसीलिए बना है, प्रकाश संश्लेषण का जो तामझाम होता है वो इसीलिए किया गया है स्टार्च को बनाने के लिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित हो सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। अपशिष्ट उत्पाद जलने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं, तो डी भी हमारा सही है। पूछा कौन सा है गलत, गलत कौन सा है, ये वाला, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को हमने पीछे भी सॉल्व किया है। आगे देखें, अगला है पादप ऊतकों के, नहीं पहले ये देखते हैं, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है। तो पशुओं में हमने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कब से पाया जाने लगा, पशुओं में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता है, ये तो पौधों में पाया जाता है। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है, तो जाइलम ऊतक। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, जाइलम। मृदूतक और स्थूल ऊतक ऊतकों के प्रकार हैं, मृदूतक और स्थूल ऊतक किसके प्रकार है, सरल स्थायी ऊतकों के प्रकार है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी देखें, पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है, हमें गलत बताना है, ये बात ध्यान रखिए, गलत बताना है जो गलत है। अच्छा देखें, जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, तो सही है, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है, सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों में भाग तक पहुंचाता है, सही। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, गलत। बस यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ऊतक संवहन पूल बनाते हैं, संवहन पूल का मतलब होता है वैस्कुलर टिश्यू, जो पौधों में जल पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जो ऊतक उत्तरदायी हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो उनको कहते हैं संवहन पूल, वैस्कुलर बंडल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम।
निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी मंडल का गठन करता है? वही है, केवल लैंग्वेज चेंज कर दी क्वेश्चन की, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। मतलब फ्लोएम मतलब किससे नहीं बना है? तो फ्लोएम वाहिका से नहीं बना है। फ्लोएम में ये सब होता है, चांदनी नलिकाएं, सहायक कोशिकाएं और स्पोलेम तंतु। अगला है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कठोरता और मजबूती के लिए ध्यान रखें स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरन कायमा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाहरी त्वचा का कार्य नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। पहला तो हमारा ये है, पौधों को संरक्षित करती है। जैसे हम लोगों में त्वचा की सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, वैसे ही पौधों में भी एपिडर्मिस होती है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करती है। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, ये भी सही है। वाष्पोत्सर्जन नियंत्रित करना, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण करना, नहीं, ये नहीं। एपिडर्मिस का प्रकाश संश्लेषण लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, देखें आ गया, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसको विभेदन कहते हैं। विभेजोत्तकी ऊतक जो कोशिका विभाजन द्वारा बनाते हैं, उनसे स्थायी ऊतक बन जाते हैं, जिसमें पैरेन कायमा है, स्केलेरल कायमा है, कोलन कायमा है और जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। इसका बात ध्यान रखिए, हमने बताया था स्थूल कोण ऊतक कोलन कायमा। कोलन कायमा हमने ये संरचना ऐसी बनवाई थी पिछले लेक्चर में कि ये जो इनके कोने होते हैं कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, ठीक है। कोनों पर अनियमित आकार की मोटी हो जाती है। यहाँ पे जो है तो ये मोटी होने हो जाती है। इसमें किसका उदाहरण है? स्थूल कोण ऊतक का। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है? तो लचीलेपन के लिए भी हमने बताया था कोलिन कायमा। पौधे आंधी आती है, ठीक है, हवा चलती है, तो पौधे के तने जो है वो हिलते डुलते रहते हैं, तो क्यों? उनमें लचीलापन होता है, आसानी से टूटते नहीं। ठीक, चलें अच्छा आगे देखें। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो हमने क्या बताया था? वही क्वेश्चन, कोलिन कायमा। कोलिन कायमा ऊतक की कोशिकाएं से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो कोलिन कायमा ऊतक जो हमारा होता है, उस ऊतक में सुबेरिन जमा रहता है। क्या जमा रहता है? सुबेरिन। लिग्निन होता नहीं, काइटिन होता नहीं, सेलुलोस होता है लेकिन पेक्टिन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। कोलिन कायमा में सुबेरिन और स्क्लेरन कायमा में लिग्निन, ये ध्यान रखें। ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो वही कोलिन कायमा। सीप, ट्यूब और सहायक कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी हैं। पौधों में भोजन के लिए फ्लोएम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है, लैंग्वेज चेंज करके। के जमाव के कारण धरण ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी हो जाती हैं। तो धरण ऊतक की बात कर रहे हैं, स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा में लिग्निन जमा होता है, के कारण स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, ये भी वही लिग्निन। लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, वर्टिकल नहीं। छल्लों के रूप में पाई जाने, वृद्धि में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर बी, कैम्बियम। कैम्बियम है, कैम्बियम भी एक प्रकार का लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक है। लेकिन जो ऊतक लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक का जो नाम है एक्चुअल कैम्बियम, वो यहाँ पे दे रखा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कैम्बियम को चुनेंगे। आई बात समझ में? वैसे ये कैम्बियम जो है वो इसी का उदाहरण है, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक का, लेकिन एक्चुअल नेम दे रखा है कैम्बियम, तो उसी को चुनेंगे। तो इसका राइट आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो अलग अलग स्थायी ऊतक बनाने के लिए कौन सी पृथक होती है? विभेजोत्तकी ऊतक जो है पृथक होती हैं। समझ पा रहे होंगे यहाँ पर, विभेजोत्तक जो ऊतक है, ठीक है, ये अलग अलग ऊतक बना देता है। बाद बाकी डिस्क्रिप्शन अटैच है। स्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभेजोत्तक ऊतक। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, और तब ये कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? स्थायी ऊतक कहलाते हैं।
ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, तो वो विभज्योतक ऊतक है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। बाद बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं मृदूतक, स्थूलकोण, जाइलम, ये इसी ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन से बनते हैं, नई नई कोशिकाएं बनती हैं, तो वो कोशिकाएं इन्हीं कोशिकाओं में मॉडिफाई हो जाती विभेदन की प्रक्रिया द्वारा, जिनको हमने पीवाईक्यू में सोल्व किया है। चलें, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, हमारे सामने अगला क्वेश्चन है रूट टिप। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो द्विबीजोतक ऊतक पाया जाता है, हमने बताया था जड़ों तनों के शीर्ष पर पाया जाता है, के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, तो लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व द्विबीजोतक। ध्यान रखें एक तने के पौधे या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, यानी कि व्यास किस कारण बढ़ता है, तो इसको लेटरल मेरिस्टेम। इसी को यहाँ पे हिंदी में पूछ दिया, ऑप्शन दे दिया, यहाँ इंग्लिश में दे दिया है। तने या जड़ का घेरा के कारण बढ़ता है, तो पार्श्व यानी कि लेटरल द्विबीजोतक, दोनों दे दिए ऑप्शन घुमा करा के। अग्रस्त शीर्षस्थ मेरिस्टेम के शीर्ष विकसित होती शिखा पाए जाते हैं, तने और जड़ की शिखा पाए जाते हैं, लंबाई में इसी कारण बढ़ते हैं। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, प्राथमिक वृद्धि के लिए सी उत्तरदायी है, अंतर्वेशी द्विबीजोतक और शीर्ष द्विबीजोतक उत्तरदायी है। जो लेटरल मेरिस्टेम है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है, इससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है पौधों की। और लंबवत द्विबीजोतक तो हमारा बी और सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी और सी का ऑप्शन नहीं है, तो ए भी अगर मान लें तो ए बी सी, नहीं ये भी नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा मिसमैच गलत दे रखा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी एंड सी इसका राइट आंसर होगा, दो डी, सॉरी डी, ठीक है, सी और डी, सी और डी, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी और डी वाला, यानी कि अंतर्वेशी द्विबीजोतक और शीर्ष द्विबीजोतक ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी और डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, तो मृत कोशिकाओं के संयोजन से स्क्लेरेंकाइमा। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्क्लेरेंकाइमा द्वारा। किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है? स्क्लेरेंकाइटेमस फाइबर। घुमा फिरा पूछ रहे हैं सेम क्वेश्चन। ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, स्क्लेरेंकाइमा, समझ रहे हैं? चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये जो था ये हमारा जो है लास्ट जो है स्लाइड थी पीवाईक्यू की। तो ऊतक वाले इस लेक्चर में हमने रेलवे जो एग्जाम होते हैं, रेलवे का जो एग्जाम्स होता है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं अभी तक के जो एग्जाम हो चुके हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, बायो के टिश्यू ऊतक टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आगे आने वाले समय में अगला जो लेक्चर होगा उसमें किसी हम एक नए टॉपिक को उठाएंगे, उसके पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर अप करेंगे, उसके पश्चात उसके हम जो है जो पीवाईक्यूज पूछे गए उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये मेहनत, हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के साथ ये वीडियो, ये लेक्चर अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें लेके आ सकते हैं, और भी अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे। आपको इसी तरीके से हम जो है पढ़ाएंगे, आपकी तैयारी को थोड़ा बूस्ट अप करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।